नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुए बर्ताव पर प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी अभिव्यक्ति की आजादी को रही है दबा। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आज रांची बंद, बीजेपी एजेएसयू ने लोगों से की बड़ी अपील। संसद में बोलने न देने के राहुल गांधी के दावे पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा लोकतंत्र के लिए खतरनाक समय। नवरात्रि पर बंद किए जाए मीट की दुकान, रविंदर सिंह नेगी के बयान पर संजय सिंह का पलटवार। सपा सांसद के घर हुए हमले पर डिम्पल यादव का बड़ा बयान, कहा वो दलित नेता हैं, सरकार की मंशा है साफ। योगी को दुर्गंध पसंद है, अखिलेश यादव ने दिया एक बयान, गौशाला बनाम इत्र पर मचा बवाल। जगह न मिले तो कब्रिस्तान में पढ़ ले नमाज, बीजेपी के मंत्री का बेतुका बयान। गाजा में फिर भड़की जंग, इजराइल के 430 से ज्यादा ठिकानों पर हमले, 800 से ज्यादा लोगों की हुई शहादत। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जानबूझकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए बीजेपी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का सीधा प्रसारण होता है जिससे पूरा देश देखता है। ऐसी आंखों देखी चीज़ों पर भी बीजेपी आदतन झूठ बोल रही है। सच्चाई यही है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। बीजेपी एक तानाशाह पार्टी हो गई है जिसे लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। राहुल गांधी को पूरा देश देखता है, सुनता है। लोकसभा का सीधा प्रसारण होता है तो जो आंख से दिख रहा है उस पर बीजेपी तो आदतन झूठ बोलती है, इरादतन झूठ बोलती है। और झूठ बोलने वाली इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी। राहुल गांधी को जिस तरह उन्हें नहीं बोलने दिया जाता, यही नहीं विपक्ष के किसी नेता को नहीं बोलने दिया जाता, ऐसा लगता है देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। यही स्थिति राज्यसभा में मैं रोज भुगतता हूं, हमारे नेता रोज भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी हो गई है, इसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उसके इस व्यवहार पर कि लोकतंत्र में आवाज न सुनी जाए विरोध की। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बुधवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम फेंके और गोलीबारी की। पुलिस ने बताया कि यह घटना स्थानीय मेघना जूट मिल में काम करने वाले लोगों के बीच हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। अर्जुन सिंह ने टीएमसी पार्षद सुनीता सिंह के बेटे पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने पुलिस के सामने गोलीबारी की है। अंधाधुंध गोलीबारी और बमबारी भी हुई है। 11:39 में हमने एफआईआर किया है, नोटिस भेजा है। उसी एफआईआर को ये करने के लिए इन लोगों ने एक एफआईआर हमारे अगेंस्ट में कराया। तो नोटिस आते रहता है, क्या किया जाएगा। कानून को हम लोग इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि हमने चैलेंज किया है कि भैया सीसीटीवी कैमरा वहां 10 से 12 सीसीटीवी कैमरा पुलिस का है, एक भी जगह अर्जुन सिंह ने गोली चलाया। अर्जुन सिंह जब वहां मेघना गेट के पास पहुंचे हैं इस गली के माध्यम से, तब तक वहां कोई था ही नहीं, सब भाग गया था। पीछे से जब पब्लिक आवाज दी है तो भाग गए थे। तो गोली तो भागते हुए शिव मंदिर गली के बगल से वो लोग गोली चलाते हुए आगे भागे हैं। ये तो गोली खुद उन लोगों के गोली से, नमित सिंह के गोली से उसको गोली लगा है। अब रही बात, मैं जिहादियों के खिलाफ हूं तो जिहादी हैं तो अपना हो सकता है मेरे नाम से बोल रहे हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि अगर सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगा तो पुलिस को परेशान होने की जरूरत है। मैं खुद पुलिस के पास सरेंडर हो जाऊंगा। सर, टीएमसी का कहना है सर कि ये बीजेपी एकदम शून्य हो गई है बैरकपुर से सर, तो फिर से तब इतना काहे परेशान है। बीजेपी अगर शून्य हो गई है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान मत हो, बीजेपी शून्य हो गई है तो तुम राज करो। सर, तो क्या ये आपसे क्या जलन है या आपसे डरते हैं लोग बैरकपुर? अरे हमसे प्रेम थोड़े करते हैं, जलते हैं, डरते हैं, तभी नहीं सब करते हैं। ठीक है सर, अपने ऊपर नेतृत्व को देखिए, सबको ही पता है, सबको जानकारी हो चुकी है, सब जगह खबर चल जा चुका है। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को दिन दहाड़े बीजेपी नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात काके चौक पर हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। इस घटना के बाद बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
विरोध स्वरूप दोनों दलों ने आज राज्य बंद बुलाया है और जनता से इस पर सहयोग करने की भी अपील की है। भाजपा ने है, कार्यकर्ता भी है, जनता भी समर्थन दे दिया है। कैसे? ये तो अपराधी का राज चल रहा है ना। आज तक कानून बोल के चीज खत्म हुई है, जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ है ही नहीं है। यहाँ ये पार्टी भी आह्वान किया है और जनता भी समर्थन दे दिया। सरकार उनका सुनने वाले नहीं है। अब जनता रोड पर आ गया है। हर दिन लूट डकैती हत्या ये आम बात हो गया। ये जंगल राज है, या कानून बोल के कोई चीज नहीं है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने की कथित अनुमति न देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की आलोचना की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक समय करार दिया है। संजय राउत ने कहा है, राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर ऐसा नेता को स्पीकर संसद के अंदर बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक समय है। अगर आपको विपक्ष को चुप कराना है तो आप संसद क्यों चला रहे हैं? देखो, बात ऐसी है, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा उनके एमपी और हम सब है, हमारे भी है। अगर ऐसे नेता को लोकसभा में स्पीकर बोलने नहीं देता और ये अपना आक्रोश व्यक्त करता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटे है। राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब यही बोल रहे हैं, लोकसभा में भी यही बात चल रही है। तो पार्लियामेंट आप क्यों चला रहे हो? विपक्ष की आवाज़ आप इस प्रकार से दबाओगे, उनसे बोलने नहीं दोगे। हर सांसद का यही आक्रोश है, विपक्ष हमें बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष का मतलब है लोकतंत्र की आवाज़। आप वही आवाज़ दबाओगे तो एक दिन पार्लियामेंट को आप लोग ताला लगाओगे। पंजाब बजट सत्र को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इनके 5 साल के राज में पंजाब 50 साल पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये बजट लारे लप्पे और झूठ से भरा हुआ है। सरकार के पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भगवत मान से महिलाओं को 1100 रुपये देने के वायदे की याद दिलाई गई तो उन्होंने इसे अगले बजट में पूरा करने की बात कही थी, लेकिन अब भी वो टाल चुके हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इनके 5 साल के राज में पंजाब 50 साल पीछे जा रहा है। दे हैव नथिंग टू ऑफर। ये कंप्लीट लारे लपे और झूठ का बजट है। और मुझे ये याद आया कि जब दिल्ली की इलेक्शंस थी, भगवंत मान जी को एक एंकर ने दिल्ली में पूछा कि आप 2500 रुपया औरतों को प्रॉमिस कर रहे हैं दिल्ली में, और आपकी गवर्नमेंट को 3 साल हो चुके, आपने तो 1100 रुपया वहां तो दिया नहीं, इधर 2500 कहां से देंगे? तो इन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद मेरा बजट है, आप नोट कर लीजिए। और बजट में ये औरतों को 1100 रुपया दी और वो भी चला गया। सो ये सारी सरकार जो है लारे लपे और झूठ की बनी हुई। और मुझे एक पंजाबी का गीत याद आया, पुराना था, कि तेरे लारे भी शराबियां दी गप वर्गे। तो बेसिकली वही बात है, जहां मर्जी जो मर्जी फजूल की बात। और सबसे आप देखिए, बड़ा इनका प्रोजेक्ट था जो ये कह रहे थे हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, वो था मालवा कनाल। देयर इज नो मेंशन ऑफ द मालवा कनाल। जैसे कह रहे थे हम पानी लेकर टेल एंड्स तक पानी पहुंचवाएंगे, और ये इनका एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट था। बट नथिंग, आप देखिए उसका कोई मेंशन भी नहीं है। एम्प्लॉयज की ओल्ड पेंशन स्कीम का कहीं मेंशन नहीं है। हमारे बुजुर्गों की ये जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन औरतों के लिए, उसका कहीं मेंशन नहीं। कहीं भी कुछ आप ये सारी अगर आप देखते हैं तो जो इनकी आमदन है उसमें फिगर्स में भी कंकॉक्शन है। जो इनकी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि विधायकों द्वारा कानून व्यवस्था के मुद्दे को विधानसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। उन्होंने अब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि विधानसभा के पटल पर
दिल्ली के हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसे रोकना लोकतंत्र का अपमान होगा। आतिशी ने लिखा, आज विधानसभा सत्र में नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख का समय तय हुआ है। आपके कई विधायकों ने इलाके में बढ़ते हुए अपराध के मुद्दों को विशेष उल्लेख के लिए विधानसभा कार्यकाल में जमा किया है। को आपने लेटर लिखा है, क्या कुछ है उस लेटर में और क्या लिखने की जरूरत है? दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। चाहे महिलाओं के साथ अपराध हो, बलात्कार हो, गैंग वॉर हो, गोलियां चलना हो, ड्रग्स बिकना हो, फिरौती की कॉल्स हो, आज दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के मुद्दों को दिल्ली विधानसभा में चर्चा के लिए लगाया, तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने उसको खारिज कर दिया। कह दिया कि दिल्ली विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा ही नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? दिल्ली में गोलियां चलेंगी, बलात्कार होगा, फिरौती की कॉल्स आएंगी, किडनैपिंग होगी, और दिल्ली विधानसभा जो दिल्ली के लोगों के प्रतिनिधि हैं उस पर बात ही नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के पूरे फेलियर को छुपाना चाहते हैं। भाजपा विधायक शिखा राय ने आम आदमी पार्टी के पिछले जितने भी बजट पेश हुए हैं उसको लेकर के आलोचना की और उन्हें सतही बजट बताया है, जबकि हाल ही में पेश किए गए दिल्ली के बजट की सराहना करते हुए इसे व्यापक और प्रभावशाली बताया है। बजट पर राय ने कहा है कि आपके बजट सतही थे, हमारा एक व्यापक और पूर्ण बजट है। इसमें दिल्ली के हर समुदाय और हर छोटी से छोटी समस्या का संज्ञान लिया गया है। इस बजट के जरिए 1 साल के भीतर दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, हवा हवाई वो होता है जैसे उनके समय में जितना बजट रखा जाता था प्रोविजन उतना भी इस्तेमाल नहीं होता था, तो वो हवा हवाई की बातें थी। उनको लगता है कि ये कैसे होगा। ये संभव नीयत से होता है, ये संभव अपनी विल पावर से होता है और ये संभव प्लानिंग से होता है। ये सब जो किया गया है बजट में समझती हूँ उससे समग्र, इससे संपूर्ण कंप्लीट बजट नहीं हो सकता है कि हर वर्ग का, हर मुद्दे का, हर छोटे छोटे इशू का ध्यान रख करके ये बजट बनाया गया है। निश्चित रूप से आप देखिएगा इसके माध्यम से 1 साल के भीतर ही बहुत बड़ा चेंज आएगा दिल्ली में। पड़पड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने बयान दिया है कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। इस पर आप सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस हैं, वहाँ मीट मछली बनता है। शराब की दुकानों को पूरे नवरात्र में बंद करना चाहिए। फिर KFC की दुकानें भाजपा के नेता क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? भाजपा के नेताओं के रेस्टोरेंट खुले, हिम्मत है तो पहले KFC बंद करवा के देखें। नवरात्रि के दौरान शराब की दुकानें क्यों खुली रहती हैं? नवरात्रि भर शराब की दुकानें भी बंद करवा के रखें। देखो, ऐसा है, ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों, देखा नहीं देखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई, हिम्मत है KFC बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज है, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की यहाँ पे। यूपी के आगरा में करनी सेना से जुड़े लोगों ने राणा सांगा के बारे में बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य
रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार को हमला किया। ये घटना उस समय हुई जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में ही मौजूद थे। इस घटना पर अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिम्पल यादव ने रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर कहा है कि ये जो हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। वो एक दलित नेता हैं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो इन सभी करनी सेना के अपराधियों को जेल भेज दिया जाए। जो सोसाइटी है, जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नियत के तहत चलाया जाता है तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। और जहाँ हमने देखा कि ईद के अवसर पे जहाँ गवर्नमेंट ने खाने के पैकेज बंटवाए, तो वो क्यों बंटवाए? तो अपनी मंशा को साफ करें कि वो क्या चाहते हैं आखिरकार, और क्यों वो लोगों को, देश के सभी जनता को, सभी लोगों को एक कंफ्यूजन में, एक असमंजस में रखना चाहते हैं। जी मैम, इसके साथ में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आगरा में उसकी पहचान मुगल नहीं बल्कि शिवाजी से है। हम ये कहना चाहते हैं, जो दलित सांसद जिस पे करनी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। रामजी लाल सुमन के घर पे जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या इसमें दलित एंगल जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि दलित हैं, इस वजह से उनके घर पर हमला हुआ? ये राष्ट्रीय जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं कि वो किस उसको बिलोंग करते हैं। तो एक दलित नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करनी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करनी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं, इनको जेल में भेजें। राणा सांगा का अपमान कर रहे हैं। पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी बातें कुरेद के बाहर निकलेंगी, इतिहास को अगर हम खोदेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के सेंटिमेंट, चाहे वो किसी भी समाज के हो, हर्ट होंगे। तो समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है। डेवलपमेंट के तहत वह देश को आगे ले जाने की बात करती आई है, हमेशा करती रहेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर बरेली में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं को बताने के लिए स्टॉल लगाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान सपा कार्यकाल को जंगल राज बताया। साथ ही कहा कि किशोर गुर्जर ने जो बोला वो सरकार के संज्ञान में है, वो हमारे विधायक हैं। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से उनका इतिहास है और पार्क या डेवलपमेंट या विकास से जो जुड़े विषय हैं, वो समाजवादी पार्टी की उनकी सच्चाई उनको पता है। सब लोग जानते हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां उनके राज्य में सरकारों के समय रही हैं, किस प्रकार के उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, एक अलग प्रकार से माफिया राज कायम था। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश आज से 20-30 साल पहले कहा जाता था कि देश के विकास में उत्तर प्रदेश एक बड़ी बाधा है, आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है और उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में बयान देकर राजनीति में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बनवा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए इसने इत्र पार्क बनवाए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। गौशाला में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हैं? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशें। ये गौ माता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। और इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहाँ देखने गए तो उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया है। ये तो साधुवाद की पात्र है।
आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। पटना में दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में जो धरना दिया गया था उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे। इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी बात का विरोध या किसी भी बात का समर्थन उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए। हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बुरा होता है। देखिए, मैं बताता हूँ, किसी भी चीज का विरोध या किसी भी चीज का सपोर्ट उसके मेरिट के आधार पर करना चाहिए। हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा होता है, कुछ न कुछ बुरा होता है। तो वक्फ बोर्ड कानून में भी जो संशोधन की बातचीत चल रही है, अगर कुछ अच्छाई होना है तो राजद के लोगों को सिर्फ इसलिए कि मुसलमान भाई को हमें खुश करना है, इसीलिए जाके धरना पर बैठ जाओ। इसके पहले क्या हम ये सोच सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं क्या कि क्या वक्फ बोर्ड कानून में भी कोई संशोधन होना चाहिए? हमारे हिंदू धर्म में भी पहले सती प्रथा था और सती प्रथा में जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी भी अपने आप को आग में समर्पित कर देती थी। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म में भी जब ये महसूस हुआ कि सती प्रथा ठीक नहीं है, उसमें बदलाव आया। तो उसी तरह किसी भी राजनीतिक दल को सिर्फ इसलिए कि लोगों को खुश करना है तो सपोर्ट किए या विरोध किए, ये उचित नहीं है। उसके मेरिट पर जाना चाहिए कि क्या उसके मेरिट पर, उसके क्वालिटी में कोई बदलाव किया जा सकता है क्या? इंसान अपने जीवन में भी बहुत सारा सुधार करता है, तो सुधार का अगर गुंजाइश है तो उसके बारे में सभी राजनीतिक दल को सोचना चाहिए। सौगातें मोदी की। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नमाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसकी एंट्री अब बिहार में भी हो गई है। नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू की ओर से दिए गए एक बयान से प्रदेश में सियासी तूफान उठ गया है। नीरज कुमार ने साफ कहा है कि कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ो। इसको लेकर अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। देखिए, ये अलविदा का नमाज है जिसमें इस देश में अमन चैन, भाईचारा और आपसदारी के लिए लोग नमाज पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से, परमात्मा से, अल्लाह ताला से। और ये अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं है। हमेशा ईद रहा है त्योहार और अलविदा की नमाज होती रही है। तो किसी तरह से पाबंदी लगाना, मैं समझता हूं, जो हमारे संविधान के प्रेम्बिल में है, जिसको देशवासियों ने 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है सारे जो अधिकार हैं सम्मानित देशवासियों के लिए। उसी में ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, अपने धर्म के अनुसार उपासना का अधिकार, ये तमाम है। तो किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूं, ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अलविदा की नमाज जो ईद के पहले हो रही है, कोई नई नहीं है। ये तो सदियों से त्योहार मनाया जाता है, अलविदा की नमाज होता है। तो उस पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाना, ये संविधान के प्रेम्बिल में जिसमें है उपासना के अधिकार में, उस पर उचित नहीं है।
गाजा में इजराइल की ओर से किए जा रहे हवाई और ज़मीनी हमले और तेज़ हो गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक 18 मार्च को युद्ध विराम ख़त्म होने के बाद अब तक 430 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है। सेना का दावा है कि ये सभी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। वहीं गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में अब तक 830 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया में इजराइल ने बीते एक हफ्ते में 18 ठिकानों पर हमला किया। इनमें तादमुर और T4 जैसे सामरिक सैन्य ठिकाने शामिल थे। इजराइल ने मंगलवार और पिछले गुरुवार को हवाई हमले किए, जिसमें सीरिया की सामरिक सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा इजरायली सेना ने बफर जोन और माउंट हरमोन की चोटी पर स्थित कई सीरियाई सैन्य ठिकानों पर भी कंट्रोल कर लिया है। लेबनान में भी इजराइल की ओर से बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की गई है। इजरायली सेना ने 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल ने इसे लेबनान से गैलीली क्षेत्र में हुए रॉकेट हमले का जवाब बताया है। पिछले मंगलवार को युद्ध विराम खत्म होने के बाद से इजरायली हवाई रक्षा प्रणाली ने अब तक 14 मिसाइलों को रोकने का दावा किया है। इसमें 6 मिसाइलें यमन से, 3 लेबनान से और 5 गाजा से दागी गई थी। गाजा, सीरिया और लेबनान में इजराइल की ओर से की जा रही सैन्य कार्रवाई के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।